नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कांग्रेस के पूर्व सांसद, यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश अब प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहा है और वो उनके नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में योगदान को तत्पर हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरपीएन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रह गई है और कांग्रेस की पहले जैसी सोच भी नहीं रह गई है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस को छोड़ने वाले जो नेताओं की फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं में अशोक तंवर हैं जो कि टीएमसी में शामिल हुए हैं नवंबर 2021 में। उसके बाद अगस्त 2021 में, उसके पहले ही सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी और वो भी टीएमसी में शामिल हो गई। और वैसे बीजेपी में भी गए हैं कांग्रेस के नेता और बड़े नेताओं में है जितिन प्रसाद जो जून 2021 में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। और मार्च 2020 में यानी जितिन प्रसाद से भी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। फिर 2019 के ही अप्रैल में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हुई। यानी कि ये तमाम बड़े नेता हैं, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका चतुर्वेदी, सुष्मिता देव, अशोक तंवर और अब आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ी है, ये कहते हुए कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रह गई है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी से भी लगातार नेता निकल रहे हैं, बीजेपी से भी नेता छोड़कर गए हैं, तो नेताओं की अदला बदली का जो दौर है वो जारी है। पर आपको सुनाते हैं कि पहले आरपीएन सिंह ने क्या कहा पार्टी छोड़ने के बाद। भारत देश का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का योजनाएं डबल इंजन की सरकार ने दी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस पार्टी में मैंने काम किया ना तो वो पार्टी रह गई है ना तो वो सोच रह गई। इससे ज्यादा मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। और आगे इतिहास हो गया, आगे चल के मैं राजनीति में मैं ही अकेला राजनीति में हूं। मैं जो भी पार्टी मुझे दिशा निर्देश देगी, जो भी काम देगी उसको जरूर करूंगा। और इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई मेहमान, विश्लेषक, लेखक। हमारे साथ अद्वैता काला हैं, लेखिका, विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर HT, और साथ साथ हमारे साथ गीता भट्ट जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनोद जी, आपसे शुरुआत करके मैं ये जानना चाहती हूं कि जैसा आरपीएन सिंह ने कहा कि अब वो कांग्रेस वो नहीं रह गई जो वो थी, विचारधारा वो नहीं रह गई जो थी। आप एक लंबे समय से कांग्रेस को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्या हुआ है कि एक एक करके जो वो गाना है ना, बिछड़े सभी बारी बारी, कुछ उसी तरह से तमाम वो लोग जो कि कांग्रेस के साथ जिनका नाम जुड़ा था वो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या ऐसा बदला है कांग्रेस में? देखिए, जो गाना आपने कोट किया वो गुरुदत्त की प्यासा फिल्म का गाना है और वो क्लासिक है। आज भी लोग उसको देखते हैं या उसको याद करते हैं, हालांकि उस वक्त वो फिल्म चली नहीं थी। तो ये अपेक्षा कांग्रेसी कर सकते हैं कि शायद आज नहीं चल रही तो 10 बरस बाद चलेगी, लेकिन वो बात अलग है। देखिए, राजनीति होती है जमीन की लड़ाई इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, और कांग्रेस के पास ये सच्चाई है कि आज के दिन वो जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये लोग जो छोड़ के गए हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अभी परवीन सिंह अरौनी कल परसों गए, वो समाजवादी चले गए अपनी धर्मपत्नी के साथ जो कि मेयर थी बरेली की। उससे पहले हैदर अली जो नवाब रामपुर की फैमिली से आते हैं वो चले गए छोड़कर अपना दल में। देखिए, ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, इनका अपना भविष्य कांग्रेस में खतरे में नहीं था। इनकी मुख्य चिंता यह है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, जिसपे कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी।
ऐसे ही इतनी बड़ी पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी को लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस नाव में अगर हम बैठे रहेंगे तो हम उस पार नहीं जा सकते, ये नाव डूब रही है। जी, क्या ये डर है विनोद जी कि नाव डूब रही है और सत्ता में वापसी, क्योंकि जो भी नेता राजनीति में है जाहिर है कि वो किसी तरह की चैरिटी के लिए तो नहीं है, चाहते हैं लोग की सत्ता में रहें। और जिस तरह के इस समय खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो अद्वैता जिस तरह की स्थिति दिख रही है, वो जो मुख्य एक तरह से कंपटीशन भी अगर कोई टक्कर जो दे रहा है तो वो दूसरी पार्टियां हैं, वो समाजवादी पार्टी और उनके साथ जो दूसरी छोटी पार्टियां जुड़ी हैं। कांग्रेस की वो जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसा कह रहे हैं विनोद जी भी। कांग्रेस की ये जो स्थिति है आप बाहर से देख रही हैं, एक एनालिस्ट के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ऐसी क्या बात हो गई है सिवाय इसके कि वो अभी उसकी जमीन धीरे धीरे जो है वो खोती जा रही है और वो सत्ता में नहीं है? जो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस नहीं गई रह गई, उसके विचार जो हैं वो अलग हो गए। ऐसा क्या बदला है इस समय की कांग्रेस में, क्या लगता है आपको? यही बात है कि नेतृत्व में जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं रहा, और इसकी वजह से, और ऐसा भी सुर्खियों में आता रहता है, आपने भी सुना होगा कि मीटिंग मिलना या बात करना कि चर्चा होनी चाहिए, ये सब जो फोरम्स हैं भी मीटिंग्स और चर्चा के लिए, वो भी नहीं होती हैं। तो ये जो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन जो पार्टी में है नेतृत्व की तरफ, उसकी वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये वो साफ तरीके से बोले या ना बोले पर बंद दरवाजों के पीछे जरूर यही कहते हैं। और विचारधारा की बात जहां आती है तो कांग्रेस का अगर आप अतीत देखें तो ये एक बिग टेंट था, बिग टेंट पार्टी थी जिसमें हर तरह की विचारधारा को जगह मिलती थी और अलग अलग विचारधारा के लोग एकजुट होके राष्ट्र की सेवा में लगते थे, और आजादी भी हुई और वो सब बातें अच्छी थी, हिस्ट्री ठीक थी। पर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये परिवार केंद्रित पार्टी हो गई, और परिवार केंद्रित पार्टी से अब ये थोड़ी वामपंथी तरफ के भी ओर जा रही है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो सेंटिमेंट है ऑन द ग्राउंड, देश का भी दिशा जो चल रही है जी, उसके खिलाफ भी लग रहा है कि पार्टी की जो विचारधारा सोच है वो भी थोड़ी अलग हो गई है। तो इसकी वजह से ये हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, क्योंकि ये लोग जो छोड़ रहे हैं नगमा, ये छोटे लोग नहीं है, ये लोग मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे लोग हैं जिनका पीढ़ियों से कांग्रेस से नाता रहा है। ऐसा है जैसे आरपीएन सिंह ही हैं तो वो पहले यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो सही आपने कहा कि वैसे लोग नहीं हैं जो छोटे मोटे नेता थे, और जैसा विनोद जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि इनके अपने भविष्य की इनको चिंता थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, पर हाँ कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस समय गीता जी ये आना जाना या नेताओं की जो अदला बदली है वो तो चली रही है, तो अगर एक और नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो क्या ये बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि एक और, क्योंकि बीजेपी के अपने नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, अब इनको आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी हो रहा है कि दोनों आमने सामने हो सकते हैं। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है सभी पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। जी नगमा जी, जो 2017 का जब विधानसभा चुनाव होना था तो उस समय 2016 में राहुल गांधी जी ने खाट यात्रा, अगर आपको याद हो, शुरू करी थी वहां पे, और उसका जो प्रारंभ जो था जो खाट यात्रा का, उसमें आरपीएन सिंह ही थे दियोरिया से, जिन्होंने जो एक शुरुआत हुई थी उसकी, और आगे फिर जितिन प्रसाद जी ने मतलब उसको और वहां मतलब सारा जो ऑर्गेनाइजेशनल काम है उसका देखा, और उस समय इमरान मसूद थे। तो जो खाट के जो चारों पांव थे वो मतलब राहुल गांधी जी भी नहीं दिख रहे हैं अभी, तो मतलब जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, और बाकी अब एक एक करके सभी जो है पार्टी जो है सबने छोड़ दी है। तो जैसा कि अभी अद्वैता जी ने भी कहा और विनोद जी ने जो बात कही, ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो संगठनात्मक ढांचा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें जिस प्रकार से वंशवाद एक इतने लंबे समय तक जो
एक हावी रह गया है, मुझे लगता है ये उसका फॉल आउट इस तरह से है कि आज जब खास करके क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल पर क्या सिर्फ कांग्रेस को वंशवाद के लिए आप आरोप सिर्फ कांग्रेस पे लग सकता है? क्या वंशवाद वजह है? क्योंकि वंशवाद तो ज्यादातर जगहों पर दिखता है छोटे बड़े पैमाने पे। विनोद जी, आपको लगता है कि ये वंशवाद है या ये जो पूरा संगठन है इसको ठीक से नहीं चला पाने की वजह जो है वो है कि इस तरह से नेता बिखर रहे हैं, पार्टी बिखर रही है? ये राहुल गांधी की लीडरशिप पे भी एक सवाल है कि पहले किस तरह से कांग्रेस पार्टी चलती थी, क्या वो अपने पुराने बड़े नेताओं को साथ नहीं रख पा रहे हैं? आपने तो देखी है कांग्रेस की फंक्शनिंग, तो आपको फंक्शनिंग के स्टाइल में क्या बदलाव दिखता है? देखिए, बात यह है कि ये अभी अद्वैता ने शायद कहा कि ये बिग टेंट पार्टी थी। मैं ये कहता था और ये बड़े बड़े कांग्रेस के प्रमुख नेता भी कहते थे, और मुझे याद है जयपाल रेड्डी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वो कहा करते थे जी कि कांग्रेस वाज द फर्स्ट इम्प्लिसिट कोलिशन ऑफ आइडियाज व्हिच केम इनटू पावर इन इंडिया। कांग्रेस एक विचारों का समावेश था। कांग्रेस में वेल डिफाइंड लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर स्ट्रीम्स थी और उनको मिला के एक सेंट्रिस्ट स्ट्रीम बनती थी। जितने भी बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं जो आज के दिन जो लोग उनके जो विरासत में हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कांग्रेस के गर्भ से निकले हुए नेता हैं। मालवीय जी से शुरू हो जाइए आप। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसको अपनी उस समावेश वाली जो उसकी स्थिति थी, वस्तु स्थिति थी उस वक्त विचारों के समावेश वाली, उस पर लौटना होगा जी। मैं इस बात से एग्री नहीं करता और ये सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर लगता है। देखिए, आरपीएन वहां इसलिए गए हैं कि बीजेपी को अपने कार्डर्स में पडरौना से लड़ने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई नहीं मिला जी। और मुझे पता है कि 2009 में मैं गया था उनके घर आरपीएन के, मैं कुशीनगर में घूम रहा था, गोरखपुर में घूम रहा था, और मैंने वहां उनसे बात की थी। और मुझे याद है आज भी कि उस वक्त आरपीएन ने मुझे कहा था कि विनोद, अगर मैं बहुत कोशिश करके मैं जूझ रहा हूं, अगर मैं बीजेपी की तरफ होता तो दौड़ रहा होता, घर में बैठा होता, मेरा कैंपेन दौड़ रहा होता। तो उस वक्त माहौल वो था और उनको कुछ सुझाव थे वो केंद्र को देना चाहते थे। उन्होंने बताया भी उनको, लेकिन उनको उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला जी। तो इनर पार्टी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जो है वो मैं समझता हूं बहुत बड़ा। विनोद जी, आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़ना कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आपको लगता है? क्या वो बीजेपी में से जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, क्या वो उनकी भरपाई कर पाएंगे बीजेपी में जाकर? और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, कांग्रेस के लिए नुकसान इस तरह से है कि ये वो पार्टी थी जो बरसों से खड़ी थी कांग्रेस के साथ। इनके अपने पिता डिप्टी मिनिस्टर होते थे डिफेंस के, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जिस तरह से स्वयं आरपीएन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कुशीनगर से। पडरौना उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कुशीनगर में, जहां पर उनका काफी इन्फ्लुएंस है। लेकिन देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, ये देखिए जितने भी लोग गए हैं अभी, ये ना सिर्फ बड़े नेता, ये ना सिर्फ यंग चेहरे हैं, रिलेटिवली यंग, पॉलिटिक्स में तो यंग ही होता है, 50 भी यंग है, 60 भी यंग है। पहले जितिन प्रसाद गए, ज्योतिरादित्य गए, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, ये ब्रेन ड्रेन है बीजेपी में। मैं माफी चाहता हूं और मैं मजाक में कई बार बोलता हूं कि बीजेपी जो है वो ब्रेन ड्रेन, बाहर के ब्रेन ड्रेन पे जिंदा है, क्योंकि उनके अंदर इतने प्रतिभाशाली नेता कम है जितने कांग्रेस में है। ये टेक्नोक्रेट्स भी हैं, ये पॉलिटिशियन टेक्नोक्रेट्स हैं जी। अद्वैता, इस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? ये जो ब्रेन ड्रेन की बात विनोद जी ने कही है, जिस तरह से तमाम जो नए युवा नेता हैं वो भी कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी का, अगर आप भाजपा की विचारधारा देखें तो ये काडर बेस्ड पार्टी है। तो इसमें कोई ऐसा जो हम कहते हैं ना डबल प्रमोशन मिलना या पैराशूट करना, वो नहीं होता। लोगों को अपना समय बिताना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। पर अब जब आप लोग बाहर से ला रहे हैं और उनको पैराशूट कर रहे हैं, ऐसी टिकट देंगे, मिनिस्ट्री देंगे, ये सब चीजें होंगी,
तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत काडे बेस पार्टी होने के कारण जो लोग इतने बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, काम करते आए हैं, बिल्कुल अपना हम कहते हैं ना कि पोस्टर लगा के उठे हैं जी, अमित शाह को ही ले लीजिए, वो लोग, उन लोगों को थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। पर मैं ये नहीं मानती हूँ कि टैलेंट नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिक्रिया है वहां कि आपको अपने समय के लिए रुकना पड़ेगा। पर मुझे अब जो ये जो पैराशूटिंग हो रही है, इसकी वजह से मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत वो काडर सिस्टम को भी खतरा है। जी, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए भी एक तरह से आगे जाके एक असंतोष खड़ा कर सकता है। अगर आप बड़े नेताओं को दूसरी पार्टियों से लाते हैं तो उस वक्त तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जो वो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये बात चुभ सकती है। और ये जो ऊपर से लोग टपकते हैं एक तरह से आसमान से, वो पार्टी, काडर बेस पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं। इतना ही समय इस वक्त हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शामिल होने के लिए इस चर्चा में। तो यही बड़ी खबर बनी हुई है आरपीएन सिंह ने जो कहा उसके बाद कि नई शुरुआत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोगों के दूरदर्शी नेतृत्व में वो अब काम करने के लिए तैयार है। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ nationalism is the only driving force which has taken me to this party, and I respect all my elders. Otherwise there is no आपकी एक फोटो आई, आपने ट्वीट जो किया था, मुलायम सिंह जी के आपका आशीर्वाद दे रहे थे। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है और हर तस्वीर और हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो उस तस्वीर को जो आपने ट्वीट किया, उसके क्या राजनीतिक मायने? देखिए, राजनीतिक मायने से जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मेरे लिए वो पिताजी हैं, मेरे लिए वो मेरे आदरणीय ससुर जी हैं, और किसी भी बहू के लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी कि कोई भी बड़ा काम करके आएंगे तो हमेशा मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ, लेती रही हूँ और लेती रहूँगी आगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा देखिए, अपने संस्कारों के जो एक निर्वहन होता है, मैं उसमें बहुत बिलीव रखती हूँ, बिकॉज मेरे आदर्श राम हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रकार से रामचंद्र जी करते थे, कुछ नहीं तो कुछ तो इम्बाइब करें हम उनके जीवन में से। इम्बाइब करें जी। कल हमने अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया और हमने उनसे पूछा कि आप अपर्णा गई हैं, तो आपने रोका नहीं उन्हें। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी घर तोड़ने का काम करती है और समाजवादी पार्टी घर जोड़ने का काम करती है, हम घर नहीं तोड़ते हैं। और क्या आपने जब पार्टी छोड़ी तो उससे पहले बात हुई थी अखिलेश यादव से? क्योंकि आप परिवार का हिस्सा तो आई हैं, आप 2017 में चुनाव भी लड़ी हैं। देखिए, अब वो जो भी कुछ बैक में हो गया है, आई डोंट थिंक मुझे उस पर कोई बहुत ज़्यादा विवेचना या उस पर आवश्यक है बोलना, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि क्या चीज़ें क्या थी। पर मेरे लिए, मेरा परिवार से मेरी कोई विमुखता नहीं है। आई एम नॉट, मैं परिवार से कोई अलग नहीं हूँ। एक पार्टी मैंने आइडियोलॉजी की वजह से छोड़ी है और एक आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करी है। और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, और मेरे स्टेट के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनका विजन मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस चीज़ से। हम देखेंगे अपर्णा यादव को कि आप बीजेपी के टिकट से लड़ेंगी इलेक्शन। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, आपके एनडीटीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि देश की आज़ादी के लिए अगर लोग सिर्फ इस बात पे कहते कि हमें कहीं जा कर के फ़ायदा या नुकसान हो जाता, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। उसी प्रकार से मैं आज कह रही हूँ, ये परिस्थिति, मैं एक महिला हूँ और मेरे इस डिसीजन पे कई कयास लगाए जा रहे हैं। मेरी जो अपेक्षा है, लोग ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में टिकट कट गया, इसलिए ये तमाम बातें कोई मेरा टिकट नहीं काट रहा था उस पार्टी में भी, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से हूँ। नेशनलिज्म इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स व्हिच हैज टेकन मी हियर। आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी में नेशनलिस्ट नहीं है? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका आप हश्र देखिएगा ना कि क्या होगा उनका। तो आप टिकट के लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का मतलब है जिसमें नीति हो, और आपको अगर जो है इस देश की सेवा करनी है तो सिर्फ टिकट तक मत रखिए। इसलिए मत आइए किसी पार्टी में कि आपको टिकट मिल जाएगा या आप बहुत बड़े पदोन्नति हो जाएगी या पदासीन हो जाएंगे। आप इसलिए आइए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मैम, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्योंकि आपके सारे इंटरव्यूज में और आपने जब ज्वाइन भी किया था पार्टी, तो आपने कहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी में और अब नेशनलिस्ट, आपको क्या लगता है, क्या मुलायम सिंह जी राष्ट्रवादी नहीं है? क्या अखिलेश यादव राष्ट्रवादी नहीं है? इसमें जो है, मैं अपने ससुर जी का या अपने जो आप बातें कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे ये पता है जितना देश में
हमारे आया, देखिए कोरोना महामारी आई, जी। इट इज द स्मॉलेस्ट, आप कह लीजिए ना, कहते हैं ना कि कुछ छोटा नहीं होता कुछ बड़ा नहीं होता। किसने सोचा था वो ये कोरोना वायरस आएगा एंड 300 कंट्रीज में से 250 कंट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसकी इकोनॉमी से लेकर के सब कुछ जो है एकदम इट विल बी लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा। पर मैं ये जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत का चिंतन रखा है सारे विश्व के सामने, और उसी की वजह से भारत पूरे विश्व पटल पर छा गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मैं उनके विजन को जीना चाहती हूँ। मैं नए भारत के एक निर्माण के लिए अपना जीवन जो है उनको लिए संकल्पित करना चाहती हूँ। तो अब आपको जिम्मेदारी क्या दी है पार्टी ने? अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई आपकी, नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, पार्टी ने जिम्मेदारी क्या दी आपको? उन्होंने बोला है कि सब जगह आप भाजपा की नीतियों को प्रचार प्रसार करिए, बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। शिरोधार्य। तो अपर्णा यादव जी से बात की उन्होंने, हमसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों ज्वाइन की। उन्होंने ये भी बताया कि मुलायम सिंह जी उनके नेता हैं और वो पिता हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद पहले भी लेती थी और अब भी लेती हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बहुत ही जबरदस्त टक्कर है। दोनों दल अपने अपने मोर्चे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का गठजोड़ RLD के साथ है। हाल ही में कुछ पिछड़ी जातियों के मंत्री और विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में सपा यादवों के साथ साथ गैर यादव पिछड़ी जातियों पर अपना दांव लगा रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से अब तक 191 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जिसमें 92 OBC हैं और 49 अनुसूचित जाति के हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं बसपा से बीजेपी में आए और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए विधायक पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत NDTV में। आज पडरौना के ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए हैं, आपकी पुरानी पार्टी। सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी को मुबारक हो। नहीं, बीजेपी को तो मुबारक है, लेकिन स्वामी प्रसाद जी, वो जो RPN सिंह जो करने वहां गए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपके जाने से जो OBC कुछ नहीं करना, जो OBC की गणित उस पर कुछ भी नहीं कहना है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि RPN सिंह जी वहां के ऐसे चेहरे हैं जिसको सब जानते हैं कि राजा साहब हैं, राजमहल में रहते हैं, वहां दरबार लगता है, बिना उनकी अनुमति के कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और साथ ही साथ 3 बार से लगातार जनता उनके भेजे गए प्रत्याशी को खारिज कर रही है, और इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह भी दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि पडरौना के लोगों ने वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का काम देखा है, व्यवहार देखा है। जिस तरीके से घर घर जन जन में मैं पहुंचता रहता हूं, लोग मेरे पास आते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं वहां किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी उनके खिलाफ ला दूंगा तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, अव्वल तो आप ये कह रहे हैं कि वहां अगर मैं सामान्य कार्यकर्ता को भी खड़ा कर दूंगा, तो हम ये माने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो पडरौना की लड़ाई छोड़ रहे हैं, या शायद कोई और बड़ी भूमिका निभाएंगे? नहीं, बड़ी भूमिका और छोटी भूमिका की तो बात जाने दीजिए, जो भूमिका होगी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं, मैंने कभी रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला था, पडरौना में जाकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला, बदायूं में भी करीब 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में खाता खोला।
इसलिए उत्तर प्रदेश का कोई विधानसभा और कोई जिला हमारे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, देखिए अभी आपने बोला कि वो राजा साहब हैं, बड़े जानकार हैं और उनको सब लोग जानते हैं, तो फिर अगर वो अपना रसूख इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में उनको बीजेपी का कुछ बल मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए एक चुनौती बन सकती है? ऐसा है, वो कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के बड़े नेता होते हुए ही असेंबली में भी वो अपनी विधानसभा हारे थे पार्लियामेंट के चुनाव में। उसके बाद उन्होंने अपनी मां जी को लाया, उनकी जमानत जब्त हुई थी। बाद में 12 में दूसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरह पराजित हुआ। 17 में फिर तीसरा नया चेहरा लाया, वो भी पूरी तरह पराजित हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है, वहां मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जन जन और घर घर में बसे रचे हैं, सबके सुख दुख में साथ आते हैं। नहीं तो आपका ये कहना है कि अगर आप में और उनमें डायरेक्ट मुकाबला हो गया, मत लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें आप विजयी हो जाएंगे, ये आपका कहना है? भाई लगातार वहां की जनता मुझे विजयी बनाती रही है और मौका मिलेगा तो फिर हम ही विजयी होंगे। पर ये जो ओबीसी की गणित है, देखिए वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, उसके नेता हैं। आपको लगता है आपके जाने के बाद ये ओबीसी की गणित फिक्स करने की कोशिश कर रही है भाजपा? आप सर्टिफिकेट उनको भले ओबीसी दे दें, लेकिन वो राजा साहब हैं, वो राजमहल में पैदा हुए हैं, राज दरबार उनका चलता है और उनकी पहचान वहां ओबीसी से नहीं है, राजा से है। और राजाओं की कोई जात नहीं होती है, राजाओं की जात केवल राजा होती है। उनका रिश्ता भी राजाओं के यहां होता है, किसी सामान्य किसी बैकवर्ड जात के व्यक्ति क्या नहीं होता। वो राजमहल की रिश्तेदारी राजमहल से होती है। नहीं तो राजा का कोई अगर राजमहल में पैदा हुआ जात भी राजा की है। भाई अगर कोई राजमहल में पैदा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो इसमें उनका क्या दोष? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो राजमहल पर आप जोर दे रहे हैं, क्या यही चुनावी पिच होने वाली है स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि वो रहने वाले महलों के मैं जनता का सिपाही? नहीं भाई देखो, ये पहले से वहां की जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया, राजमहल को खारिज कर दिया है और संघर्ष करने वाले को उन्होंने चुना है। तो इसलिए एक बार नहीं 3 बार लगातार चुना है। तो परोना की जनता फिर से अपना परखा हुआ चेहरा चुनेगी। नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप बार बार परखा हुआ चेहरा कह रहे हैं। इस कोरोना काल में स्वामी प्रसाद मौर्य ही सरकार में थे, 4 साल 11 महीने तक इस सरकार में मंत्री रहे, और जितनी आलोचना इस सरकार की हुई जो आप अब कर रहे हैं कोरोना काल की, वो आपसे लोग दिक्कत पाएंगे ना। अब आप कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है। कोरोना काल का जिक्र तो मानवर आपने कर दिया, कोरोना काल का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन कोरोना काल में भी उस समय हम और हमारे वर्करों ने लग करके पूरी वहां पर सेवा की है। इसलिए कोरोना काल का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बात इसकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों में चुनाव होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी चेहरे पर, पिछड़ा विरोधी चेहरे पर, किसान विरोधी चेहरे पर आज जिस तरीके से छुट्टा सांड और छुट्टा जानवर किसानों का फसल चौपट कर रहे हैं, तो यही मैं कह रहा हूं ना, ये चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य ना होकर के आरपीएन सिंह कैसे हो जाएंगे? इन पर चुनाव होगा। अरे मौर्य जी मुझे ये बताइए कि ये चेहरा जो है वो आप ना होकर के वो कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अब तक तो इस सब के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 4 साल 11 महीने तक तो आप सरकार में थे ना। भाई सुनो, आपको घुमाने से बात नहीं घूमेगी, जनता देख रही है। और साथ ही साथ हम जहां तक जानते हैं, कांग्रेस में आरपीएन सिंह की हैसियत बहुत बड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी में आने से उनकी हैसियत छोटी हुई है। कैसे? और जब बड़ी हैसियत के नेता थे, कैसे? और जब बड़ी हैसियत के नेता थे, सुन लीजिए, सुना रहे हैं, जब वो बड़ी हैसियत के नेता थे तो भी चुनाव हारते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको तो और बौना साबित किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोधी चेहरा भी आ गया है। मैं वही तो कह रहा हूं, आज ऐसे समय पे आरपीएन सिंह जी आए हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो रहा है, लुटिया डूब रही है, आज सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ऐसे समय पे आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके आने का जो समय है
वो हम समझते हैं उचित नहीं है। मतलब उनको फिर कहां चला जाना चाहिए था? उनको भी आपकी तरह सपा में आना चाहिए था क्या? नहीं, वो पहले जहां थे इससे बेहतर थे, बस इतने में जानता हूं। नहीं, पहले बेहतर थे भाई, उनका ये कहना है कि मैं तो बीजेपी में आया, देर आए दुरुस्त आए। उनका तो बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, मैं बीजेपी में आ गया। भाई इसीलिए तो हमने उनको मुबारकबाद दे दिया ना। हमने बीजेपी में जाने का और बीजेपी को भी मुबारकबाद दिया कि बीजेपी को मुबारक हो। हम कहां विरोध कराएंगे, नहीं जाना चाहिए, गए, अच्छी बात है। जमीन पर अगर मुकाबला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं कि आपके लिए लोग वोट देंगे और उनके लिए नहीं, अगर मुकाबला आपका उनसे हुआ तो? इसलिए कि इसके पहले भी जमीन वाले को वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया है और राजमहल को नकारा है। भाई राजमहल 2014 में मेरे ख्याल से, देखिए जो आंकड़ा है लोकसभा में, वो सेकंड नंबर पर आए 2.5 लाख वोट जीत के। 2019 में वो 1.5 लाख वोट पाए, अपने दम पे एक हारी हुई पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अब अगर उनको बीजेपी का साथ मिलता है, मैं बस आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं, तो आपको नहीं लगता है कि वो इस संख्या बल को बढ़ा सकते हैं? अपनी संख्या में आप कोई भी गणित लगा सकते हैं, लेकिन जब जनता वोट देती है ना, तो जनता के गणित को कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए उसको जनता पर छोड़ दीजिए। वो बार बार अच्छे बुरे में अंतर करके अपने नेता का चयन किया है, आगे भी कर लेगी। मेरा आखिरी सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पडरौना से या जहां से भी आप लड़ेंगे, वहां ये वाली बात आप लोगों तक भी लेकर के जाएंगे, राजमहल बनाम मैं? नहीं, ये लड़ाई पहले से भी है। मैं पहले भी जब वहां गया हूं तो इसी मुद्दे पर मैं बार बार जीता हूं। इसी मुद्दे पर बार बार उनका कैंडिडेट हारा है, चाहे उनकी मां जी रही हो या उनके दूसरे प्रत्याशी रहे हो, सब बारी बारी से हारे हैं। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं मुकाबला, आपको टिकट कहां से मिल रही है ये तो बता दीजिए कम से कम। आपकी अभी टिकट ही नहीं आई। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैंने छोड़ दिया, और जहां से लड़ाएंगे वहां से लड़ जाऊंगा। पर पडरौना से लड़ेंगे कि नहीं? हमारा है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। देखिए आप भले ही राजमहल की बात करते हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप राजमहल की बात करते हो, उनका परिवार नहीं हार पाए। अब आपकी बेटी भी तो आपके साथ नहीं आई, वो भाजपा में ही रह गई। तो 4 सवाल आपसे भी हो सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन कहां आया कौन कहां गया इसका मतलब नहीं है। मतलब है भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा, पिछड़ा विरोधी चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, बेरोजगार नौजवान विरोधी चेहरा और छोटे व्यापारी विरोधी चेहरा आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। इसी पर फैसला होगा, आर पार की लड़ाई होगी और भाजपा को सत्ता से बाहर। पर अगर राजमहल और आपका मुकाबला हुआ तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? स्वाभाविक रूप से हमेशा जमीन वाला व्यक्ति भारी पड़ा है और फिर भारी पड़ेगा। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। ओके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। पटना, नालंदा और आरा समेत कई इलाकों में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साए छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। दरअसल आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब तक 15 क्षेत्रों के लिए रिजल्ट जारी हुए हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर नाराजगी सामने आई है। आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके रिजल्ट में बोर्ड ने कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया है। ऐसी हालत में एक उम्मीदवार की वजह से 2 से 3 छात्र रेस से बाहर हो गए हैं। छात्र रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई घंटों तक रेल रूट को भी बाधित किया। रेलवे को कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है।